बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कितनी कोर्ट्स काम कर रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पैरेलल सिस्टम भी मौजूद है? और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला किया है, यानी एक अहम तरीन मामले पर इत्तफाक राय पैदा किया है। वो क्या है? और उसके अलावा जस्टिस याया आफरीदी के फैसले में अहम तरीन जो नुकात हैं वो क्या हैं, या किस तरह उसमें शामिल किए गए? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत की जद में आने जा रहे हैं? ये अहम मामला है। लेकिन सबसे पहले जिन अमूर पर बात करनी है वो है मिसाक जमहूरियत के। मिसाक जमहूरियत के अहम तरीन नुकात क्या है? क्या उसमें वफाकी आईनी अदालत के हवाले से जो फॉर्मेशन दी गई थी, क्या इस वक्त आयन उसी मुताबिक हो रहा है? क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरफ या जिन मामलात की तरफ निशानदेही की गई थी, क्या वो मामलात सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बिगाड़ने में अहम उनका किरदार रहा है? और इसके अलावा कारगिल और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन और नेब की तश्कील नो और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या कहा गया था? और इसके अलावा आर्टिकल 190 क्या कहता है? 185 और 187 में क्या फर्क है? ये अहम तरीन उमूर हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। गुज़िश्ता रोज कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वकला से खिताब किया। सोशल मीडिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला, प्रिंट मीडिया पर भी चला, सबने सुना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके कुछ नुकात को रिप्रोड्यूस करूं। और उन्होंने क्या कहा जरा आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अदालती निजाम में इस्लाहत को नागुज़ीर करार दिया है और कहा है कि आज अदलिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गई है। आज नहीं, ये मैं अपना इसमें तजिया भी शामिल करता जाता हूं कि अदलिया आज से नाकाम नहीं हुई। अदलिया थी ही नाकाम, अदलिया की बुनियाद ही नाकामी थी। यही अदलिया हम बार बार कहते हैं कि जिन्होंने आमरीत को वैलिडेट किया, उस अदलिया को हम जानिबदार कहेंगे। जिस अदलिया ने पॉलिटिकल केसेस को जजेस ने शोहरत की खातिर ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट करवाई, लेकिन मुफाद आमा के केसेस को नहीं देखा, क्या हम इसको इंडिपेंडेंट अदलिया कह सकते हैं? कतन नहीं कह सकते। कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि मैं किसको सपोर्ट करता हूं, या कहा गया था कि क्या मैं अदलिया के खिलाफ हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इंतहाई बुरे हालात में किसी भी मुल्क का निजाम चल सकता है, लेकिन इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। मैं अदलिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं पार्लिमानी निजाम के हक में हूं। मैं डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है मैं उसके हक में हूं, मैं उसको मजबूत देखना चाहता हूं ताकि एस्टेब्लिशमेंट उस पर हमलावर ना हो सके और इधर से उस पर हथौड़ा गर्दी ना हो सके। तो मेरा ताल्लुक किसी से नहीं है, ना मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं। मैं सिर्फ पार्लिमान के साथ हूं, पार्लिमानी सिस्टम के साथ हूं, जमहूरियत के साथ हूं, जमहूरी निजाम के साथ हूं। तो अदलिया शुरू से नाकाम थी, नाकाम है और नाकाम तब तक रहेगी जब तक अदलिया को आईनी दायरे अख्तियार में नहीं लाया जाता, आईनी दायरे कार में नहीं लाया जाता। आइन से मावरा हो जाती है। जजेस खुद को सुप्रा प्राइम मिनिस्टर समझने लगते हैं। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को सुप्रा प्राइम मिनिस्टर समझता है, एक डीजी आईएसआई खुद को सुप्रा प्राइम मिनिस्टर समझता है और एक चीफ जस्टिस खुद को सुप्रा प्राइम मिनिस्टर समझता है। और यही सिलसिला रहा तो पाकिस्तान में निजाम अदल कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मुल्क की अदालती निजाम तबाह हो चुका, ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि तबाह हो चुका। सियासी केसेस को 90% वक्त दिया जाता है कि अवामी केसेस की बारी नहीं आती। आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है और इसलिए आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती, लेकिन यह मुतवातिर देख रहे हैं कि आइन साजी हो रही है। अदालत आइन को रीराइट कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक, उसको तोड़ रही है, उसको मरोड़ रही है। आइन का बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी की तशरीह ली जाती रही है। यही वजह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि 2 सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक यूं समझ ले कि पैरेलल सिस्टम खुलकर सामने आ चुका है, जिनकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं और उसके साथ दीगर 7 जजेस शामिल हैं। तो ये एक पैरेलल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट चल रही हैं। तो अब इस चीज को कैसे रोका जाना चाहिए? क्या अदलिया को कंट्रोल में लाया जा सकता है? अदलिया को कंट्रोल में लाने का मतलब कि उसकी जो आईनी हुदूद और कयूद हैं, जो हदूद उसके लिए आइन ने मुकर्रर किए हैं, जिन हदूद का
आइन ने तायुन किया है उस पर उनको लाना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने मजीद कहा है कि 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी, मगर अब कुछ भी हो मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। इसका मतलब यह है कि पार्लियामान ने यह तय कर लिया है कि अब अदलिया को आईनी उसमें लाना है, उसकी जो हुदूद और कयूद हैं उसके अंदर हर सूरत में अदलिया को लाना है। ये पॉलिटिकल फोर्सेस या पार्लियामान ये फैसला कर चुकी। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हासिल होगी और बारी बारी हर सूबे से चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। फ्लोर क्रॉसिंग करने वालों के लिए सख्त कानूनी सजा होनी चाहिए। खास मकसद के तहत आर्टिकल 63A का फैसला सुनाया गया और मेरी नीयत पर शक न करें, आइन की बालादस्ती की जंग खुद लड़ूंगा। जो इदारे जिस काम के लिए बने हैं वही काम करेंगे। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से हमारे मौजूद जज साहबान अमरीत को एक ऐसा काम करने देते हैं जिसकी वजह से वो 10-10 साल जमहूरियत और आइन को भूल जाते हैं। आइन को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ दिया जाता है और उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जज साहबान ने अमरों को आइन में तरमीम करने की इजाजत दी। जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम का अख्तियार दे दिया। ये जो पीसीओ आया था वो क्या था, उसको आइन का हिस्सा बना दिया गया था। किसकी मर्जी से, किसकी इजाजत से? सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से। आप मौलवी तमीजुद्दीन केस क्यों नहीं देख लेते कि जो बुनियाद बनी पाकिस्तान के 2 लाख होने की, किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। जिया को 10 साल तक इख्तियार पे किसने बिठाया? सुप्रीम कोर्ट ने। जनरल अयूब, जनरल मुशर्रफ बरस बैठे रहे, क्यों? किस कानून के तहत, किसकी इजाजत से? सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से। तो बहरहाल उन्होंने मजीद कहा है कि भूल जाते हैं और आइन को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ दिया जाता है। और इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जज साहबान ने अमरों को आइन की तरमीम करने की इजाजत दी। हमें कहा जाता था कि आप इतने करप्ट हैं कि आप पर आइन और कानून लागू नहीं होता। पाकिस्तान का जमहूरी निजाम ऐसा है कि जजेस सिर्फ एक बार ही पीसीओ बर्दाश्त कर सकते हैं और जब पहली बार पीसीओ का हलफ लेता है तो तब आइन और जमहूरियत को कोई मसला नहीं होता। जज साहबा ने आर्टिकल 184 और 186 के नाम पर खुद को अख्तियार दिया कि वो आइन साजी कर सकते हैं और मौजूदा अदालती निजाम में 15% सियासी मुकदमात पर 90% वक्त जाया किया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 58(2)B का अख्तियार अदालत ने अपने पास रखकर मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा। अदालत ने आइन में तरमीम का अख्तियार अपने पास रखकर 63A के फैसले में आइन को तब्दील किया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का ये खिताब अपने आप में एक यूं समझ लें कि पार्लियामान की तरफ से एक क्लियर कट स्टैंड है, एक पार्लियामानी बयानिया है कि अब हम ये करने जा रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि गुज़िश्ता रोज एक केस चल रहा था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ने कहा कि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया और वो ही उसको खत्म कर सकते हैं। आइन का आर्टिकल 190 कहता है कि वो इदारे जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन 190 में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन एक आजाद आईनी इदारा है। उसके मेंबरान की, उसके चेयरमैन की तकर्रुर बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह चीफ जस्टिस का होता है या अदलिया के जजेस का होता है। किसी भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के रुकन या चेयरमैन को हटाने के लिए आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना पड़ता है। तो बहरहाल जस्टिस याया आफरीदी ने भी एक नोट लिखा था, उस नोट में अहम तरीन बात की थी। उन्होंने कहा था कि जजेस साहबान ने 187 का जिक्र तफसीली फैसले में 8 जजेस ने करके मतलब इस चीज का तासुर दिया है कि 187 को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो तो खुद आर्टिकल 185 के तहत एक अपील की समाअत कर रहे थे। यानी वो कोई डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नहीं थी, वो एक अपील थी और अपील आइन के आर्टिकल 185 के तहत थी। तो इसलिए इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो 8 जजेस का फैसला है वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, यानी इंसाफ का कत्ल भी है और मिसकैरेज भी है इसका। और ये भी कहा गया है कि 187 एक ऐसा आर्टिकल है जिसका नागुज़ीर हालात में इस्तेमाल किया जाता है। और पैरा 16 में बेहतरीन अंदाज में एक चीज को इंटरप्रेट किया गया है। कहा गया है कि पीटीआई के वोटर ने पीटीआई के उम्मीदवारों को पीटीआई का उम्मीदवार समझ के वोट दिया था
और उन्होंने पार्लियामान में आते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने वोटर के एतमाद को धोखा दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त सामने आ चुकी हैं और सुप्रीम को अपना इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिसाक जमहूरियत के सीधा नुकात आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहता हूं। इसमें जी कहा गया है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। अब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में मिसाक जमहूरियत में वादा किया गया था कि अपना MIISI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां बिल तरतीब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, वजारत दिफा और काबीना डिवीजन के जरिए मुंतखब हुकूमतों को जवाब देंगे। कोई भी इदारा, कोई भी दिफाई इदारा, कोई भी एजेंसी पॉलिटिकल विंग रखने का अख्तियार नहीं रखती और हर इदारे में, हर पॉलिटिकल इदारे में मौजूद पॉलिटिकल विंग को खत्म करना होगा, खत्म किया जाना चाहिए और खत्म किया जाएगा। ये मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था। मुतल्लिका वज़ारत की तरफ से सिफारिशात तैयार करने के बाद इनके बजट को काबीना के दिफाई कमेटी मंजूर करेगी। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के सियासी विंग्स खत्म किए जाएंगे। मुल्क के दिफा और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों में इजाफा कम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। इन एजेंसियों में सीनियर ओहदों पर तमाम तकर्रुरियां मुतल्लिका वजारत के जरिए हुकूमत की मंजूरी से की जाएंगी। मिसाक में यह भी कहा गया था कि फौजी जमीन की अलॉटमेंट और कैंटोनमेंट वजारत दिफा के दायरे कार में आइन के आएंगी और 12 अक्टूबर 1999 से लेकर अब तक रियासती अराजी के अलॉटमेंट के तमाम मामला बशमूल फौजी, शहरी और ज़रई अराजी के अलॉटमेंट के तमाम अमूर के साथ जमीन की अलॉटमेंट के तमाम असूलों, ज़ाब्तों और पॉलिसियों के जायजे, छानबीन और जायजे के लिए एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो इन लोगों का एहतसाब करेगा जिन्होंने बदउनवानी, मुनाफाखोरी और जानिबदारी की। अब इसके अलावा मिसाक जमहूरियत कुछ अहम पॉइंट है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईनी मसाइल के हल के लिए एक वफाकी आईनी अदालत के क्याम की बात शामिल है। यानी पिछले 18 साल से पार्लियामान इस बात पर मुत्तफिक है कि एक वफाकी आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम नागुज़ीर है, लेकिन रुकावटें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस अदालत में हर वफाकी इकाई को मुसावी नुमाइंदगी दी जाए और इसके अरकान के जजेस या फिर ऐसे अफराद होंगे, हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के अहल, और यह अदालत 6 साल के लिए कायम होना है। मिसाक में मजीद कहा गया कि सुप्रीम और हाई कोर्ट्स बाकायदा दीवानी और फौजदारी मुकदमात की समाअत करेंगी। नई अदालत के जजेस का तकर्रुर ऐसे ही होगा जैसे आला अदलिया के जजेस का होता है। आला अदलिया के जजेस के तकर्रुर के हवाले से मिसाक जमहूरियत में लिखा गया है 3A में कि आला अदलिया में जजेस के तकर्रुर के लिए सिफारिशात एक कमीशन के जरिए मुरतब की जाएंगी जो दर्ज झील मुश्तमिल होगी। कमीशन का चेयरमैन एक चीफ जस्टिस होगा जिसने पहले कभी PCO के तहत हलफ नहीं लिया होगा। कमीशन के अरकान सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे जिन्होंने कभी PCO के तहत हलफ नहीं उठाया होगा। ऐसा ना होने की सूरत में इस हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज जिसने हलफ नहीं उठाया होगा और उसे रुकन बनाया जाएगा। कमीशन हर आसामी के लिए 3 नामों का एक पैनल वजीर आजम को भेजेगा और एक नाम की तस्दीक के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेजेंगे ताकि अवामी समाअत शफाफ अमल से हो सके। अब इसमें मजीद कहा गया है कि पार्लियामानी कमेटी 50% अरकान और हुकूमत और 50% अपोजिशन जमातों के अरकान पर मुश्तमिल होगी जो मुतल्लिका पार्लियामानी लीडर्स के जरिए नामजद करदा पार्लियामान उनकी ताकत की बुनियादों पर होगी। मिसाक जमहूरियत में यह भी वादा किया गया था कि तमाम खुसूसी अदालतें बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी एहतसाब अदालतों को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसे मुकदमात को आम अदालतों में चलाया जाएगा और कवायद ज़वाबित की एक सेट बनाया जाएगा जिसके तहत मुख्तलिफ जजों को मुकदमात की तफवीज़ और मुख्तलिफ बेंचों में जजों की मुंतकली के हवाले से चीफ जस्टिस के सवाबदीदी अख्तियारात का इस्तेमाल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज एक साथ बैठ कर करेंगे। मिसाक जमहूरियत में तशद्दुद, कैद, रियासती सरपरस्ती में होने वाले जुल्म और सितम, टारगेटेड कानून साजी और सियासी तौर पर मोहरिक असबाब एहतसाब के मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए सच्चाई और मसालियाती कमीशन यानी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के तश्कील के बारे में भी बात की गई है। और आइन में मिसाक जमहूरियत में कारगिल के हवाले से कमीशन तश्कील देने, नेब की तश्कील नो और इस तरह के जो भी मामला है उस पर बात की गई है। लेकिन मसला ये है कि 18 साल से पार्लियामानी जमातें
और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें इंक्लूडिंग इमरान खान इस बात पर मुत्तफिक है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। अमल दरामद इसलिए नहीं हो सका कि यहाँ पर बात सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को अपने यानी मर्जी से चलाने के लिए ये होता रहा है कि अदालतें मैनेज हुई, जजेस मैनेज हुए, बेंचेस मैनेज हुई, मर्जी के फैसले लिए गए, मर्जी की कानून साजी करवाई गई, मर्जी की कानून साजी करवा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तोसी दी जाती रही। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। अब जाते जाते अहम तरीन बात वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के 5 इजलास कहा जा रहा था गैर नतीजा, मैं कहता हूं गैर नतीजा नहीं हुए। इन इजलासों में हतमी तौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, और हुकूमत ने भी बाकायदा ये तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। अब ये ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि इस फैसले को लिंगर ऑन किया जाएगा अमल दरामद के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट को खत पे खत लिखे जाएंगे, जजेस को खत लिखे जाएंगे, जी बताएं ये हम क्या करें। ये एक पैरा पर हम वजाहत लेंगे इनसे, ताकि ये मामला इतना लिंगर ऑन हो जाए कि ये मामला ही दफन हो जाए। और ये मामला दफन होगा, और ये जो जजमेंट है ये रिवर्स होगी। ये रिवर्स होगी तो सब कुछ होगा। बहरहाल जाते जाते मैं इतना बता दूं कि मंसूर अली शाह साहब ने, चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। और इस वक्त इस वक्त की जो इतलात मैं आपको दे रहा हूं अपने अहम जराए से कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस नहीं है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।